कल की क्लास में हम लोगों ने बात करी थी P इज इक्वल टू पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। इस फार्मूले की बात करी थी। अब हम लोग इसी फार्मूले में आगे बढ़ रहे हैं। देखिए हमने बात करी थी P इज इक्वल टू पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, इसकी बात करी थी। ठीक है। अब क्या है कि अगर हम किसी भी हम जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ऐसे लिख सकते हैं। ये लिख सकते हैं, ए की जगह पर ये लिखा जा सकता है यहाँ पर। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी नॉट ए 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको। पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है, अब इसको हम ऐसे कर लेते हैं और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। एक फार्मूला आपका ये भी है, इस फार्मूले की आपको ज़रूरत पड़ती है भाई, इस फार्मूले की आपको ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, फार्मूला याद करना बड़ा आसान है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो क्या है, एक तो पार्शियल प्रेशर एक वेपर प्रेशर एक प्योर लिक्विड का ए का, फिर प्लस फिर ब्रैकेट में है बी का, तब माइनस ए का, फिर बी का क्या है मोल फ्रैक्शन। ध्यान से देखिए ए बी ए बी ए बी ए बी। अगर आप इसी को ऐसे लिखना चाहें, यहाँ पे पी नॉट बी करना चाहें, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पी नॉट ए, यहाँ पे पी नॉट बी और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए करना होगा। कहने का मतलब है, फिर एक बार देखिए ध्यान से, तो ए बी हो रहा है, बी ए मतलब अल्टरनेट चल रहा है। ठीक है, तो आप इस तरीके से इस फॉर्मूले को भी बना सकते हैं, इस फॉर्मूले को इसमें चेंज कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसकी ज़रूरत कैसे पड़ती है मैं आपको बताऊं, एक क्वेश्चन देकर मैं आपको समझाऊं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक क्वेश्चन है कि द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज P इज इक्वल टू 120 प्लस 70 मोल फ्रैक्शन ऑफ B प्लस 70 मोल फ्रैक्शन ऑफ B। फाइंड P नॉट A एंड P नॉट B। अब ए और बी का सोल्यूशन मैंने पूरा डिटेल में क्वेश्चन नहीं लिखा है, मैं बस इक्वेशन के बारे में बात करना चाह रहा था। अब जैसे हमारा ये क्वेश्चन, ये इक्वेशन आ गया, हमारा जो सोल्यूशन है इस क्वेश्चन का, उसमें P इज इक्वल टू 120 प्लस 70 मोल फ्रैक्शन ऑफ B। अब हमको देखना है कि ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर फिट बैठ रहा है। तो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब इन दोनों फॉर्मूलों को ध्यान से देखें तो आपको मिलेगा कि पी नॉट ए 120 है और पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए कितना है 70 है। और आप ये भी जानते हैं कि पी नॉट ए कितना है 120 है। तो पी नॉट बी
-120 इज इक्वल टू 70, तो पी नॉट बी इज इक्वल टू 190। देखिए निकाल लिया आपने। तो मैं वही कह रहा था कि आपको इस इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है अगर इस तरह का कभी क्वेश्चन दे दिया जाता है तो। समझ रहे हैं? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं तो मैंने बीच में एक अपने मन से क्वेश्चन बना के दे दिया था आपको कि आप इसको करके देखें कि आप कर पाते हैं कि नहीं। जरा ध्यान से समझिएगा। अब पहले जब हमने एक ग्राफ बनाया था तो उसमें बी नॉन वोलाटाइल था और एक ऐसा था वोलाटाइल था। बी नॉन वोलाटाइल था और एक ऐसा था वोलाटाइल था। यहाँ पर ए और बी दोनों ही वोलाटाइल। तो एट इफ, जैसे इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू 1, देन मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू क्या हो गया 0, क्योंकि दोनों को जोड़ने पे 1 आता है। तो अगर एक को 1 ले लिए तो दूसरा क्या हो गया 0। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 0 हो गया तो ये पूरा टर्म क्या हो गया 0 हो गया। और पी इज इक्वल टू क्या आ गया पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। टोटल सॉल्यूशन का प्रेशर आ गया। दूसरी कंडीशन में अगर हम इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1 ले लें, देन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब ये 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म 0। ठीक है, ध्यान से समझना है। ये है हमारा, इधर है हमारा मोल फ्रैक्शन, इधर ए बढ़ रहा है। ठीक है, इधर जाने पर बी बढ़ रहा है। ठीक है, और सपोज हमने कर लिया, सपोज ए इज मोर वोलाटाइल देन बी। हमने मान लिया ए ज़्यादा वोलाटाइल है बी से। ये मानना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में तो दिया रहता है, यहाँ पे तो समझने के लिए मानना पड़ेगा। तो हमारा ये जो पी नॉट ए है वो ज़्यादा है किससे पी नॉट बी से। जब हमने ये माना तब उस समय ये ऐसा हो गया। तो अब अगर हम यहाँ पर एक लाइन खींच दें, यहाँ पर भी एक लाइन खींच दें और यहाँ पे बोले कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बढ़ते बढ़ते 1 हो गया और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हो गया 0 हो गया। और यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या हो गया 0 है और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हो गया 1 हो गया। तो जब, और यहाँ पर ये हमने ग्राफ में ये हमारा वेपर प्रेशर है, मतलब इधर ये वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर और एक्स एक्सिस पे क्या है मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, अब सॉल्यूशन है तो इस जगह पर क्या है, इस जगह पर सॉल्यूशन नहीं है। ये क्या है, केवल इसके अंदर बी है, ए है ही नहीं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ए भी है बी भी है, यहाँ पर ए बी दोनों है, यहाँ पर ए बी दोनों है। इस जगह पर जब हम पहुँचे तो यहाँ पर केवल ए है बी नहीं है। ठीक है, जब केवल ए होगा बी नहीं होगा तो उस केस में पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के बराबर होगा और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1 है तो ये कितना हो जाएगा पी नॉट ए के बराबर हो जाएगा। मतलब ए बढ़ेगा और एक समय ऐसा आएगा कि ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर कट कर देगा और ये जो जगह है यहाँ पर ये क्या है, ये पी नॉट ए है, या चाहे यहाँ लिख दीजिए पी नॉट ए, क्योंकि हम वेपर प्रेशर इस लाइन पे लिख रहे हैं इसलिए पी नॉट ए हो गया। ठीक है, जब बी बढ़ रहा है इधर तो इधर जाने पे बी घट रहा है। तो यहाँ पर बी का वेपर प्रेशर नहीं है लेकिन यहाँ पर बी का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा।
तो वो हमने ऐसे कर दिया, मतलब यहाँ मिल गया जाके, समझ लीजिएगा। तो इस जगह पर केवल b है, तो यहाँ पर ये P0 भी है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको 1 मान ले तो ये क्या हो जाएगा, तो टोटल P वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, P0B के बराबर हो जाएगा, वो P0A के बराबर हो जाएगा। अब जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन, ये P की है, ये वाली लाइन। अब इस वाली लाइन में, जैसे हमने इस वाली लाइन में यहाँ इसको ऐसे काट दिया, यहाँ कटा, यहाँ कटा और यहाँ कटा, और यहाँ भी कटा, यहाँ कट गया, यहाँ कट गया, यहाँ कट गया और यहाँ कट गया। कोई भी एक लाइन ऐसे खींच दी, तो वो किसको काट रहा है ये देखते हैं। जैसे ये वाली लाइन PB के लिए है, तो ये जो ऊंचाई है यहाँ तक, ये है PB, ये वाली लाइन A को काटा है, तो ये जो ऊंचाई है वो क्या है, PA है, ठीक है। और ये वाली लाइन PA है, और ये वाली लाइन जो है वो क्या है, PA प्लस PB है। ये वाली लाइन यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, PA प्लस PB। मतलब अगर हम इसको बात करें तो ये जो है वो क्या है, PA है, ये क्या है, PB है, और ये क्या है, ये P है, ये P क्या है, PA प्लस PB, ठीक है। और ये क्या है, ये जगह क्या है, इस जगह पर A का कुछ मोल फ्रैक्शन होगा और B का भी कुछ मोल फ्रैक्शन होगा, और वो A और B का कुछ मोल फ्रैक्शन लग के ये फॉर्मूला लगेगा। समझ गए? इस ग्राफ को समझिए, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि ये क्या हो गया, ये बोल दिया हमने x, ठीक है। ये हमने क्या बोल दिया, y, ठीक है। तो अब मिटा दे इसको मिटा देते हैं। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ग्राफ वाला कॉन्सेप्ट है, थोड़ा जल्दी समझ में नहीं आता है ना। तो अब x क्या है, PA है, y क्या है, x क्या है, PB है, हाँ x क्या है, PB है, और y क्या है, ये वाला तो हमारा A वाला जा रहा है, तो ये A है, ठीक है। x क्या है, PB है, y क्या है, PA है, और x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है, P है। अब P कहाँ है, यहाँ पर है, और y कितना ये है, तो इसका मतलब है कि ये दूरी भी क्या रही होगी, ये भी दूरी x रही होगी, तभी तो x प्लस वाई जोड़ने पर P आएगा। तो कहने का मतलब है कि पॉइंट रेड मार्कर देना, तो रेड मार्कर, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ठीक है। हमने ऐसे कुछ मान लिया, ऐसे कुछ मान लिया, कुछ पॉइंट मान लिए। ये ABCD वो सॉल्यूट वाला नहीं है, ये ऐसे ही हमने पॉइंट मान लिया। तो जो AB है वो किसके बराबर है, CD के बराबर है, ठीक है। AB प्लस BC इज इक्वल टू P है, टोटल P है। अच्छा, AC
ए बी प्लस बी नहीं एक्स वाई ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू टोटल पी। ठीक है, अब हमको करना है क्या, ए सी प्लस सी डी इज इक्वल टू पी टोटल। तो अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो आप देखेंगे कि ये क्या है, ए बी बराबर कितना है सी डी के, ये ध्यान रखिएगा। ये भले आपको इंची टेप से आप नापे तो आपको लगेगा ये ज़्यादा है ये कम है सर नापने से, लेकिन ग्राफ का कॉन्सेप्ट यही है कि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, दोनों आपस में इक्वल है। अगर नहीं समझ में आए तो बोलो तो मिटाएं और फिर एक बार बनाएं। बोलोगे तो नहीं, लेकिन बना देते। चलो नहीं समझ में आया तो एक बार फिर बनाते हैं इसको। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। ये वाइपर प्रेशर और ये मोल फ्रैक्शन का ग्राफ है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन का ग्राफ है जिसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए भी है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी भी है। हम जब यहाँ पर स्टार्ट किए तो हमने मान लिया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0 है और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या है, 1 है, सपोज कर लिया। अब जैसे जैसे आगे बढ़े तो हमारा एक समय ऐसा आएगा कि ये सॉल्यूशन बनता जाएगा, ए घटता जाएगा, बी बढ़ता जाएगा, तभी ना सॉल्यूशन बनेगा। तो एक समय ऐसा आया, वो लाइन खींच दिया हमने। एक समय ऐसा आया इसमें यहाँ पर ए इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 और बी इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब आप जानते हैं कि अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0 है तो इस फॉर्मूले में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0 है तो P इज इक्वल टू पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी में अगर ये 0 है, ये 0 है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। P इज इक्वल टू कितना बचेगा, पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, सॉरी पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ए बी में बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी और बी की वैल्यू कितनी दी है, 1, तो इसका मतलब P किसके बराबर हो गया, पी नॉट बी के। तो दैट मीन्स कुछ प्रेशर होगा यहाँ पर जो क्या होगा, पी नॉट बी होगा। पी नॉट बी होगा। ठीक है, अब जब हमने ए को 1 मान लिया तो बी 0 हो गया, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। और जब हमने इसको 1 ही मान लिया है तो पी किसके बराबर हो गया, पी नॉट ए के। तो पी नॉट ए यहाँ पर कुछ मान लिया, पी नॉट ए यहाँ पे पी नॉट ए मान लिया। ठीक है, अब ऐसे कुछ एक लाइन ड्रॉ कर दी। जब हम इस ग्राफ को स्टार्ट किए बनाना मोल फ्रैक्शन और पी के बीच में, ये पी है, ये वाइपर प्रेशर है, पी के बीच में, तो मोल फ्रैक्शन और पी के बीच में क्या तो y इज इक्वल टू एम एक्स, वाई इज इक्वल टू एम एक्स, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिला। ए बढ़ता गया, पहुंचा यहां तक, मतलब इस जगह पर जो प्रेशर है वो कौन है, पी नॉट ए है। चाहे यहां लिख दीजिए चाहे यहां लिख दीजिए, एक ही बात है, क्योंकि वाई एक्सिस पर क्या है, वाइपर प्रेशर है। वाइपर प्रेशर चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, एक ही बात है। अब यहां पे वाइपर प्रेशर बी का क्या है, पी नॉट बी है, लेकिन जैसे जैसे आप ए बढ़ाएंगे बी घटेगा और एक समय ऐसा आ जाएगा जब बी 0 हो जाएगा तो वाइपर प्रेशर अब बी भी 0 हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में ये ग्राफ ऐसे जाएगा ताकि घटता जाए। ठीक है, अब पी नॉट ए और पी नॉट बी को जब आपस में आप मिलाएंगे तो मिलेगा टोटल प्रेशर। अब इसका कोई भी पॉइंट कहीं भी काट दें
तो ये किसके बीच में है? पी नॉट ए पी नॉट बी के बीच में। हमने यही बोला था आपको कि जो पी होगा वो पी नॉट ए पी नॉट बी के बीच में होगा। अगर ए ज़्यादा वोलाटाइल है तो, अगर बी ज़्यादा वोलाटाइल है तो बी को यहाँ रख देंगे, ए को यहाँ रख देंगे। ठीक है, अभी हमने मान रखा था कि ए ज़्यादा वोलाटाइल है। यहाँ तक बात हुई, यहाँ तक बात हुई। अब यहाँ पर पी नॉट बी है, पर यहाँ पर ये पी नॉट बी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर तो ए का भी कुछ मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, प्योर तो बी रह नहीं जाएगा। तो उस समय वो पी बी हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। इस पॉइंट पर पार्शियल प्रेशर ऑफ बी होगा और इस पॉइंट पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए होगा। जैसे मैंने ऐसे काट दिया इसको, या इधर से काट देते, ऐसे ही काट देते। चलो, अब जैसे हमारे पास कुछ पॉइंट मिल गए, ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। तो पॉइंट बी से ये लाइन यहाँ जहाँ कट करेगा वो पी पॉइंट, जो ये वाली लाइन किसके लिए है? ये पी नॉट ए के लिए था। तो ये जो बी जहाँ कट करेगा वो पी ए हो जाएगा, सी जहाँ कट करेगा वहाँ पर पी बी हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ने पर जो आएगा वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा टोटल प्रेशर पी हो जाएगा। यहाँ पे आएगा टोटल प्रेशर पी। तो ये क्या है? ये वाली लाइन क्या दिखाती है? ये लाइन दिखाती है कि P इज इक्वल टू है पी ए प्लस पी बी। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है पी ए को। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है पी बी को। और ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है पी को। ठीक है, अब आप जानते हैं कि P इज इक्वल टू होता है पी ए प्लस पी बी। जानते हैं? जानते हैं? ग्राफ समझना बहुत जरूरी है, इसलिए दोबारा समझा रहे हैं आपको। देखिए, समझ में ही ना आए तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो अब ये जो पी ए प्लस पी बी है, अब इसमें क्या करना है हमको? इसमें क्या करना है कि पी ए कौन है? ए बी। अब पी बी कौन है? ए सी। ठीक है, अब ए बी और ए सी मिलाकर ए डी हो जाता है, और ए डी कौन है? टोटल पी है। अब देखिए ध्यान से, ए सी एंड सी डी भी मिलाया जाए तो टोटल पी हो जाएगा। सी डी प्लस ए सी, ये भी टोटल पी हो जाएगा। भाई ये तो पी ए है, ये पी बी है, तो इस फॉर्मूले से हो गया पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू पी। लेकिन अगर ग्राफ से जोड़ के देखा जाए तो इतना प्लस इतना जोड़ दोगे तो यहाँ पहुँच जाओगे। तो इसका मतलब ये हो गया। तो अब देखिए, ए सी यहाँ भी, ए सी यहाँ भी है, और ये ए बी प्लस ए सी, सी डी प्लस ए सी, दोनों पी के बराबर है। इसका मतलब ए बी और सी डी आपस में क्या है? सेम है। बस यही बताना चाह रहे थे, इसी को दोबारा समझा दिया आपको। कुछ पल्ले पढ़ा होगा शायद, थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा बेटा। तो ये बाइनरी सॉल्यूशन के लिए है, ध्यान रखना है कि P इज इक्वल टू पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये क्या है?
ये है कॉम्बिनेशन ऑफ राउल्स लॉ एंड छोटू इसमें इंक डाल दो, एंड डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, P इज इक्वल टू क्या है, पी ए प्लस पी बी। ये क्या है, ये है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। जहां बोला जाएगा कि राउल्स लॉ ओबे नहीं होता, वहां ये नहीं होगा, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो फिर भाई एक भी, कोई भी एक नहीं होगा तो दोनों नहीं होगा। यहाँ पे जहां बोला जाता है कि राउल्स लॉ फॉलो नहीं करेगा, तो वहां ये फॉलो करेगा, क्योंकि ये तो डाल्टन्स लॉ है, केवल डाल्टन्स लॉ है। अब ये क्या है, ये जो ऐड नहीं किया, ये दोनों अलग अलग है। ये क्या है, राउल्स लॉ है। ये राउल्स लॉ है, ये डाल्टन्स लॉ नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कि कब क्या बोला जा रहा है। अगर आपको बोला जाता है कि डाल्टन्स लॉ फॉलो कर रहा है, राउल्स लॉ फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ना ये फॉर्मूला वैलिड है, ना ये फॉर्मूला वैलिड है, केवल ये फॉर्मूला वैलिड है। अगर वो कह रहा है कि डाल्टन्स लॉ भी फॉलो कर रहा है, राउल्स लॉ भी फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये सारे लॉ वैलिड है, सारे फॉर्मूले क्या है, वैलिड है। समझ पा रहे हैं, समझ रहे होंगे आप। चलिए मिटाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं। 2 मोल्स ऑफ लिक्विड A and 3 moles of liquid B. Liquid B are mixed. Find total vapor pressure of solution. तो देखिए, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है आपको। सबके मोल दिए हुए हैं, सबका वेपर प्रेशर, प्योर का वेपर प्रेशर आपको दिया हुआ है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, आंसर निकालने से पहले ये समझ लेना है कि आप सही आंसर निकाल रहे हैं कि नहीं। आपका जो आंसर है टोटल पी, वो 400 से कम एंड 200 से ज़्यादा आएगा, मतलब बिटवीन 400 एंड 200 रहेगा। विच इज मोर वोलाटाइल, तो बी इज मोर वोलाटाइल बिकॉज इट हैज़ हायर वेपर प्रेशर, because it has higher vapor pressure. A is less volatile because it has lower vapor pressure. तो मैंने ये बोला कि जो वेपर प्रेशर हमारा, जो टोटल वेपर प्रेशर होगा, वो 400 से 200 के बीच में आएगा। कुछ क्या आएगा हमको नहीं पता, लेकिन कम से कम हम आंसर तो वेरीफाई कर ही सकते हैं कि हमारा आंसर सही आया या नहीं आया। तो आइए देखते हैं। जैसे P है, तो पहले तो हम A का मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। ए का मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस बी, कितना हो गया 2/5। ठीक है,
मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकाल लेते हैं, वो कितना हो जाएगा 2 + 3 मतलब 3/5। P इज इक्वल टू क्या हो गया P0 A मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस P0 B मोल फ्रैक्शन ऑफ B, ये हो गया। तो P इज इक्वल टू P0 A कितना दिया 200, मोल फ्रैक्शन ऑफ A कितना है 2/5, ये कितना है 400 और ये कितना है 3/5। ठीक है, तो ये 5 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 40, और 40 × 2 कितना आ जाएगा 80। ये 5 से डिवाइड करोगे इसमें तो कितना आ जाएगा 80, और 80 में 3 आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 240। अब 240 प्लस 80 कितना हो जाएगा 322। तो मैंने आपको यही तो बोला था कि आंसर 400 से 200 के बीच में आएगा, आंसर 400 से 200 के बीच में आएगा। अब आंसर किसके नज़दीक आएगा, जैसे ये भी सोचा जाए कि सर हम बिना अगर मान लीजिए कि केवल 2 आंसर ऐसा हो जो 400 से 200 के बीच में हो और हम सॉल्व नहीं करना चाहते हैं, तो हम कैसे इसको टिक कर सकते हैं। बेशक तो आपको ये देखना होगा कि किसका मोल ज़्यादा है। तो आपने देखा बी का मोल ज़्यादा है, तो ये जो आंसर होगा वो बी वाले वेपर प्रेशर के ज़्यादा नज़दीक होगा। जैसे बी वाले वेपर प्रेशर से ये 80 कम है, लेकिन ए वाले वेपर प्रेशर से 120 ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि बी का मोल ज़्यादा है, इसलिए बी के नज़दीक है। ठीक है, आगे बढ़े। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें क्वेश्चन एक और लेते हैं, है ना। अब इतना बड़ा क्वेश्चन लिखते नहीं है ना, ऐसे ही करते हैं। ए है P0 A दिया हुआ है 400 मिलीमीटर Hg, P0 B दिया है 300 मिलीमीटर Hg एंड P दिया है 360 मिलीमीटर Hg। ठीक है, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना। तो हम जानते हैं ए बी मतलब बी ए। समझ नहीं पा रहे होंगे आप, बी ए सर क्या बोल रहे हैं। P0 B P0 A P0 B मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ये कह रहा था मैं, बी ए। तो अब P कितना है 360, ये कितना है 300, ये कितना है 400, 300 मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। माइनस कर दिया 60, ये क्या हो गया 100 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, कितना आ गया 0.6। समझ पाए? जैसे ये फॉर्मूले से आसान थोड़ा पड़ता है, बाकी तो आप यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए रखेंगे, उसमें 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी रखेंगे, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए रखेंगे। क्वेश्चन वैसे भी सॉल्व होगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा सॉल्व करने में। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है। अगर आप को और भी क्वेश्चन करने हैं तो असाइनमेंट में मिलेगा। ठीक है, अब देखिए वेपर प्रेशर क्वेश्चन देते हैं।
वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड A and B are 300 and 500 torr respectively. Molar mass of A and B, molar mass of A and B are 50 and 200 respectively. Find vapor pressure of solution obtained by mixing first equal masses of A and B, second equal moles of A and B. छोटू वो ब्लू वाले में इंक डाल दो। तो इक्वल मासेस ऑफ ए एंड बी, इक्वल मोल्स ऑफ ए एंड बी, ब्लू वाला डालना, ठीक है। अब सोल्यूशन की बात करें इसके कि कैसे इसका सोल्यूशन निकाला जाए। तो देखिए वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड ए एंड बी आर 300 and 500 torr रेस्पेक्टिवली एंड देयर मोलर मासेस ए एंड बी आर 50 and 200 रेस्पेक्टिवली। दोनों का मास क्या है पहले हमने इक्वल ले लिया, तो मास इक्वल ले लिया तो दोनों का मास हमने x मान लिया और टोटल प्रेशर हमको फाइंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बाय मिक्सिंग इक्वल मास। तो हमने इक्वल मास x अगर हम मान लेते हैं तो x मानने पर क्या होगा कि हमें एक हमको मोलर मास दिया है 50 and 200, ठीक है, ठीक है। हाँ, दोनों का इक्वल मास मान लेते हैं। सपोज मास ऑफ ए एंड बी आर 200 ग्राम। दोनों का मास कितना है? 200 ग्राम है। तो एन ए कितना हो गया? 200/50 4। एन बी कितना हो गया? 200/200 कितना हो गया? 1, ठीक है। अब P इज इक्वल टू P नॉट ए। P नॉट ए कितना दिया है? 300। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना हो जाएगा? 4/4 + 1 मतलब 5, 4/5। P नॉट बी 500 और ये 1/5, ठीक है। तो ये हो गया 60 240, ठीक है। और ये हो गया 100, तो आ गया कितना? 340 torr। पहला तो ये हो गया जब आपने क्या लिया? इक्वल मास लिया था दोनों का। कुछ हमने मास हमें मान लेना चाहिए और रीजन है उसका, क्योंकि अगर आपने x मान लिया ना, x मान लिया तो x मान लिया तो x अननोन हो जाएगा। अननोन हो जाएगा तो P आप नहीं निकाल पाएंगे। तो इसलिए आपको कोई मास मान लेना चाहिए और ऐसा मास मानना चाहिए जिससे कि फ़ायदा हो जाए आपका। जैसे हमने 50 मान लेते तो कोई एक 1 हो जाता, 200 मान लिया तो कोई एक 1 हो गया। तो इस तरह का कुछ मान लिया जाएगा। अब जब इक्वल मोल होते हैं तो क्या होता है? सेकंड केस। अब इक्वल मोल होंगे तो दोनों का मोल फ्रैक्शन आएगा 1/2 1/2। अब 1/2 कॉमन ले लेंगे तो P इज इक्वल टू आ जाएगा P नॉट ए प्लस P नॉट बी बाई 2।
व्हेन मोल्स ऑफ A एंड B आर इक्वल। तो अब ये 300 प्लस 500 बाई 2 400 हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आपको। देखिए क्वेश्चन समझ में आएगा तभी हम लोग कर पाएंगे। और कोई क्वेश्चन देखा जाए, इस तरह का क्वेश्चन तो हमने कर लिया है। ठीक है, अब हमारे पास एक क्वेश्चन और लेते हैं। A 1 मोल, B 3 मोल, और P है 552। ठीक है, अब इसमें जब आपने 1 मोल B further added, then P is equal to हो गया 562। पहले A का 1 मोल था, B का 3 मोल था, और आपका ये था 550 था। और जब आपने इसमें 1 मोल B और ऐड किया तो अब B कितना हो गया, 4 मोल हो गया। तो P की वैल्यू आई कितनी, 560। फाइंड P नॉट A एंड P नॉट B। सॉल्यूशन लिखा जाए इसका। ठीक है, अब देखिए P1, ये P1 हो गया, मान लो चलो P1 मान लेते हैं। P1 मान लेते हैं कितना, 550 है, और P2 मान लेते हैं कितना है, 560 है। ठीक है, तो P 550 इज इक्वल टू P नॉट A 1/4 प्लस P नॉट B 3/4, ये हो गया। ठीक है, अच्छा 560 इज इक्वल टू P नॉट A। अब ये तो 1 ही है, ये कितना हो गया, 4 हो गया, तो ये हो गया 1/5 प्लस P नॉट B 4/5। ये दो इक्वेशन हमारी बन गई। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को हमको कुछ ऐसा करना है कि कुछ कैंसिल हो जाए। तो पहले इसको मिटा देते हैं, तो कुछ ऐसा करें कि ये कैंसिल हो जाए, मतलब हमारा एक इक्वेशन बन जाए जिससे कि ये कैंसिल हो सके। तो क्या करें, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं इसमें पूरे में, और इसमें पूरे में 5 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, P नॉट A प्लस P नॉट B इंटू 3। ठीक है, और 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 से इसमें मल्टीप्लाई किया तो 2050, मतलब 2200 हो गया। 55 में हमने क्या किया, 550 में हमने, तो 550 में 500 का 2000 होगा और 50 का 200 होगा, तो ये हो जाएगा ऐसे।
ठीक है 2200। अब इसमें सब में 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो गया पी ए और ये हो गया पी नॉट बी इंटू 4 इज इक्वल टू क्या हो गया 5 से मल्टीप्लाई 5 से 28 ये हो गया। अब ये माइनस कर दिया तो ये कैंसिल हो गया, ये कितना आया माइनस पी नॉट पी इज इक्वल टू माइनस 600, पी नॉट बी इज इक्वल टू कितना आ गया 600, पी नॉट बी की वैल्यू 600 आ गई। अब आपको क्या करना है पी नॉट ए निकालना है, तो किसी भी इक्वेशन में चाहे यहाँ रख दो चाहे यहाँ रख दो चाहे यहाँ रख दो चाहे यहाँ रख दो, कहीं पर भी आप पी नॉट बी की वैल्यू रख के पी नॉट ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमने क्या करा इसी में रख दिया, चलो या इसमें रख देते हैं इसमें। तो पी नॉट ए प्लस 1800 इज इक्वल टू 2200, तो पी नॉट ए इज इक्वल टू कितना आ गया 400, ठीक है। तो हमारा आंसर आया, एक आया 400 एक आया 600, बिल्कुल सही है, आंसर भी सही है। समझ में आया आपको कि हमने पहले से ए और बी ले लिया था और उसका कुछ टोटल का वेपर प्रेशर दिया हुआ था, फिर हमने क्या करा बी को थोड़ा और ऐड किया, इसके अंदर बी को थोड़ा ऐड करके फिर से आगे ठीक है। अब बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। डिटर्मिनेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, डिटर्मिनेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। वेपर फेज, डिटर्मिनेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। तो वेपर फेज में अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि जैसे मैं बना के दिखाता हूँ आपको, ये लिक्विड है, ठीक है, ये हमारा क्या है लिक्विड है। ब्लू वाला मार्कर दे दो, ये हमारा लिक्विड है। और ये हमारा वेपर, ठीक है, ये हमारा वेपर है। अब यहाँ पर लिक्विड सरफेस पे दोनों चीज़ें होंगी, ए भी होगा और बी भी होगा, ठीक है। तो हमने मान लिया कि दोनों चीज़ें हैं। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिक्विड, ये लिक्विड है और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है लिक्विड फेज में। और जो वेपर है तो वेपर में भी ए का भी मोल होगा बी का भी मोल होगा। तो वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन है ए वाई बी, वाई बी मोल फ्रैक्शन है इन वेपर फेज और एक्स ए एक्स बी मोल फ्रैक्शन है इन लिक्विड फेज, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही। अब देखिए P इज इक्वल टू
पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। P इज इक्वल टू पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये हमारा राउल्स लॉ है, ठीक है। और पी ए इज इक्वल टू वाई ए इंटू पी, ये डाल्टन्स लॉ है। डाल्टन्स लॉ क्या होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन वेपर फेज, ठीक है। या आप बोल सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट एंड टोटल प्रेशर। तो ये हमारा हो गया पार्शियल प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर इंटू टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर इंटू टोटल प्रेशर, ठीक है। अब देखिए, ध्यान से समझिएगा। वाई ए क्या है? वाई ए है पी ए अपॉन पी। वाई ए क्या है? पी ए अपॉन पी है। और वाई ए इज इक्वल टू पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अपॉन पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अगर आप चाहते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को आप यहाँ से एलिमिनेट कर दें, तो आप वाई ए इज इक्वल टू लिखिए पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अपॉन पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी तरीका है एक, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों को, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी एक क्वेश्चन पूछा गया था, और उसमें क्वेश्चन ये था कि फाइंड स्लोप ऑफ ग्राफ बिटवीन, क्वेश्चन था कि फाइंड स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑफ ग्राफ बिटवीन 1 अपॉन वाई ए वर्सेस 1 अपॉन एक्स ए। स्लोप एंड क्या बताना है आपको? स्लोप बताना है और क्या बताना है? इंटरसेप्ट बताना है। तो आपने सॉल्यूशन लिखा, आपको पता है कि वाई ए इतना है, लेकिन आपको वाई ए नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए? 1 अपॉन वाई ए चाहिए। तो आपने किया 1 अपॉन वाई ए। जब आपने इसको पलटा तो ये भी पलट गया, तो यहाँ आ गया पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अपॉन पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है। अब आपने पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए से इसमें भी और इसमें भी दोनों में डिवाइड कर दिया, तो 1 अपॉन वाई ए इज इक्वल टू क्या आया? पी नॉट बी अपॉन पी नॉट ए इंटू 1 अपॉन एक्स ए प्लस पी नॉट ए माइनस
पी नॉट बी अपॉन पी नॉट ए, क्योंकि ये एक्स से एक्स तो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये बन गया क्या, स्ट्रेट लाइन ग्राफ का इक्वेशन बन गया, स्ट्रेट लाइन ग्राफ का इक्वेशन बन गया। ये हो गया y, ये हो गया m, ये हो गया x और ये हो गया c, ठीक है। m क्या है, m है स्लोप, m क्या है, m स्लोप है। स्लोप है, तो स्लोप क्या है, पी नॉट बी अपॉन पी नॉट ए। सी क्या है, सी इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट है, सी इंटरसेप्ट है और वो कितना है, वो है पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी अपॉन पी नॉट ए। सी क्या है, इंटरसेप्ट है, वो क्या है, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी अपॉन पी नॉट ए। तो आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें इंटरसेप्ट और स्लोप दोनों ऑप्शन में दिए गए थे। बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं आप इसको। एक और रिलेशन आपको बता दें इसमें, तब आपको आज का लेक्चर कंप्लीट कर दिया जाए। एक और रिलेशन बता दें। अब क्या है कि आप जानते हैं कि पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू वाई ए इंटू पी बी है, ठीक है। मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू कितना होगा, वाई ए इंटू पी अपॉन पी नॉट ए, यही होगा। उसी तरीके से अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना हो तो वो क्या होगा, वाई बी इंटू पी अपॉन पी नॉट बी होगा, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू क्या होता है, 1। तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई ए इंटू पी अपॉन पी नॉट ए प्लस वाई बी इंटू पी अपॉन पी नॉट बी। अब ये पी दोनों जगह से कॉमन लेके यहाँ लेते आओ तो हो गया 1 अपॉन पी इज इक्वल टू वाई ए अपॉन पी नॉट ए प्लस वाई बी अपॉन पी नॉट बी। और सोचिए सर इसका काम क्या है, काम कुछ नहीं बेटा, काम कुछ नहीं है, इस तरह के ऑप्शन ही रिलेशन में दे देते हैं। अब ये मैं प्रूफ कराया रहूँगा, मैं आपके सामने दिखाया रहूँगा, तो आपको क्या है ये देखते ही याद आ जाएगा और हमारा सारा खेल ही होगा। सॉल्व करना अच्छी बात है, सॉल्व करना तेज सॉल्व करना सब अच्छी बात है, लेकिन अगर दिमाग में याद है तो उससे तेज कोई टिक नहीं कर सकता, उससे तेज कोई टिक नहीं कर सकता। तो ये चीज़ें आप नोट्स में लिखे रहते हैं तो क्या होता है कि ये रिलेशन आपको याद रहता है, तो कभी इनके बीच में रिलेशन पूछता है और ऑप्शन आपको मिलता है तो आप टिक करके आगे बढ़ते हैं, वरना फिर ये पूरी कहानी करके आप रिलेशन निकाल आप लेंगे, मुझे पता है, लेकिन अगर आप याद रखते हैं तो आपको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए अगली क्लास में मिलते हैं तो आपको कुछ और बताते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।